गंदा था। लेट्स आस्क लक्ष्मण सावजी साहब, हमारे पुराने मित्र लक्ष्मण सावजी साहब इस वक्त नासिक से। लक्ष्मण सावजी साहब नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम। भारत माता की जय। जय सिया राम। जय भवानी। जय शिवाजी। जय भवानी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो लक्ष्मण सावजी साहब, अब राम मंदिर तो बन रहा है, गर्भगृह तैयार है, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वहां से। जो अयोध्या में जो अपने लोग हैं उन्होंने बताया है कि जहां पर रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित की जाएगी, वो गर्भगृह जो है वो बिल्कुल तैयार है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी बार बार यह कहा जा रहा है कि माननीय सम्माननीय 4 शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए। लक्ष्मण सावजी साहब, कांग्रेस यही बात बार बार कह रही है। सर बताएं। अभी बात ऐसी है, आप ये सवाल पूछ रहे हैं भाई, सही बात है। जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अभी उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही। ये सब उनके तरीके से सब होने जा रहा है। वो जो कर रहे हैं उनको भाजपा का समर्थन है। भाजपा कोई वहां जाके ये समारोह नहीं कर रही है जी। मैंने पहले भी, इससे पहले बहुत बार कहा, ये जो अभियान चलाया, जो आंदोलन चलाया, जनता का एजेंडा था। जनता का एजेंडा हमने हाथ में लेना चाहिए, इसलिए हमने समर्थन किया। देश चलाना, सरकार चलाना, सामाजिक अभिसरण प्रक्रिया में सहभाग लेना, राजनीतिक दल की जिम्मेदारी होती है। मंदिर, यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता थी। राम मंदिर की राष्ट्रीय अस्मिता कुचलने के लिए जिन्होंने प्रयास किए, उनके उपरांत जो सामाजिक भावना जो बहुत भड़क उठी, उसके खिलाफ बहुत आंदोलन किए, बहुत अभियान चलाए। और ये सब जब जनता उसके साथ, वो मुद्दे को साथ लेकर चल रही है, तो उसको साथ देना हमारा कर्तव्य है जी। जनता के मन की बात समझ लेना ये राजनीतिक दल की जिम्मेदारी होती है। और दूसरे दलों ने जितना इसका समर्थन करना नहीं चाहिए था, इसलिए वो बाजू को जाते हैं। और हमने इसको, अस्मिता को, देश के अस्मिता को, राष्ट्रीय मुद्दों को हमेशा सर्वोपरि मानकर उसका समर्थन किया। हम वो जो काम कर रहे हैं उनको हमारा समर्थन है। अभी उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है, वो किस तरह से कैसे होना, कैसा होना चाहिए, ये सबका है ना। तो कोई भाजपा का थोड़े कार्यालय है वो हमारा कि हम उसका एजेंडा तय करेंगे और हम वो पूरा वो काम करेंगे। इसलिए उनके हिसाब से जो भी होता होगा वो सम्मान से होगा, सबके लिए होगा, सबको साथ लेकर होगा। और एक ही दिन में सब होने वाला नहीं है, अभी आगे चलकर होगा। ये तो शुरुआत है अभी जी। और इसलिए ये शंकराचार्य अगर बोलेंगे इसके बारे में, तो ये बात सुनना चाहिए। ये दल वाले अगर कुछ भी बोलेंगे, जिन्होंने उसको अपोज किया, राम जन्मभूमि को, रामलला के अस्तित्व को, उस अभियान को, वहां राम मंदिर बनने के लिए जितने भी रुकावटें डालने की डाल दी, फिर वो लोगों ने इसके चर्चा में क्यों जाना चाहिए। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। शंकराचार्य का स्टेटमेंट है, हमको बुलाया नहीं है, ऐसा जी नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा, क्यों होती है उन्होंने ये सिर्फ ये कहा कि वो आ नहीं रहे। ऐसा नहीं है। शंकराचार्य ने ये उसका पूरा स्टेटमेंट आया है शंकराचार्य का, सबका। ये बात झूठी है करके जी। no, बट सावजी साहब, नारायण राणे साहब ने पूछा कि शंकराचार्य जी का इस मंदिर के निर्माण या पुनर्निर्माण में क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूशन किया है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। क्या बिकॉज पूरे जितने संघर्ष किया, वो अडवाणी जी से लेके विश्व हिंदू परिषद लेके जितने संगठन, साथ में बजरंग दल, वो अपने जितने कार सेवक ने अपने जीवन गंवाए, हर चीज जो एक आंदोलन से बन के आज उभर कर आया, और मोदी साहब के नेतृत्व में अभी जो पूरा किया, और राणे साहब का पूछना कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप लोग, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा
वजन है और वो सही दिशा में है। आपका क्या ख्याल है उसमें? नहीं, राणे साहब ऐसा किसको पूछ रहे हैं? जो लोग अभी के प्रक्रिया पे कुछ ना कुछ अपना मत दे रहे हैं, हम ये कोई हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये हमारा आस्था का विषय है, हमने पहले से बोला है। फिर उसको पॉलिटिकल एजेंडा ये विरुद्ध दल वाले क्यों बना दे रहे? उसको अपोज जो लोग कर रहे थे उनके साथ जो जाके बैठेंगे और वो हमको सिखाएंगे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। इसलिए नारायण राणे साहब किसको बोल रहे हैं, इसको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि किसके लिए ये उनका वक्तव्य है। जी, लेकिन लक्ष्मण साहू साहब, एक चीज तो है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, जो खबर अभी आ रही है वो यूएसए में भी, यूके में भी, साउथ अफ्रीका में भी, यहां तक के रशिया में भी, और तो और छोड़िए साउथ कोरिया में, जापान में, साउथ ईस्ट एशिया में, सिंगापुर में और थाईलैंड में, और इनफैक्ट इवन इन साउथ अफ्रीका 22 जनवरी को बहुत भव्य फंक्शन हर जगह पर होने वाले हैं, भव्य समारोह हर जगह पर होने वाले हैं जहां श्री राम की पूजा होगी। इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन, बहुत जबरदस्त है। आपको इस विषय के बारे में कुछ कहना है क्या? क्योंकि हाँ, एक और चीज विच इज वेरी स्ट्रेंज, अब यहां तक के साउथ अमेरिका में भी, मेक्सिको में भी सुनने में यह है कि वहां पर भी एक राम मंदिर है, वहां पर एक बहुत बड़ी भव्य पूजा होने वाली है। लक्ष्मण साहू जी साहब, सब इसमें सोचने की बात यह है कि ये जो हमारी, आपका आवाज मेरे पास नहीं आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत जबरदस्त आ रही है। चलो कोई बात जी साहब, इसमें बात ऐसी है, इसमें बहुत पहले से गहराई से सोचना पड़ेगा। जी, जो हमारी भारतीय विचारधारा है, जो हिंदुत्व है, ये मानवीय व्यवहार के लिए पूरे दुनिया में स्वीकारा जाएगा आज या कल। इसको जिसको पूरी उसके बारे में श्रद्धा है और विश्वास है, तो ये विचारधारा की लड़ाई अब तक थी जो थी, 2014 के बाद जनता ने जो निर्णय दिया, 2019 में भी फिर दिया, और अभी जो माहौल बन रहा है, तो ये हमारे विचारधारा को कुचला जा रहा था इतने दिन, और विचारधारा को डैमेज किया जा रहा था सब तरफ से। ये जो विचारधारा है, ये मानवीय व्यवहार के लिए सब दुनिया में सबको स्वीकार होगी, और उसके विचारधारा के समर्थन वाली जब सरकार बनी है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब 9-10 साल में उन्होंने जिस तरह से डेवलपमेंट की रफ्तार पकड़ी है, और एक तरफ हमारी श्रद्धा का विषय जिस तरीके से लिया है, अभी आज की मैं बात बताता हूं आपको, आपके मुद्दे पर मैं आ रहा हूं जी। 12 तारीख कल, बीते हुए कल को हमारी राजमाता जिजाऊ की जयंती थी जी, और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी। तो कल के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी नासिक में आए। इस बार जो युवा महोत्सव हुआ, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, वो पिछले साल में कर्नाटक में हुआ था, धारवाड़। अभी इस साल महाराष्ट्र में उसका आयोजन किया और उसका आयोजन नासिक में हुआ। अभी ये 12 जनवरी का यूथ फेस्टिवल को, युवा महोत्सव को, युवा दिन के लिए युवा पीढ़ी को हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव से लेकर शताब्दी तक हमको किस दिशा से जाना है, हमको कौन सी बुराइयों से लड़ना है, इसके बारे में जो मार्गदर्शन किया, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो सांस्कृतिक धरोहर मानने वाले प्रधानमंत्री जी है, तो ये जब नासिक में आए कल, तो हमारे नासिक में काराम मंदिर बोल के एक पुराना 300 साल पुराना एक राम का मंदिर है जी। वहां उन्होंने जो पूजन किया, अर्चन किया, भजन किया, दर्शन किया। उसके बाद में जो गोदावरी तीर जो है, गोदावरी नदी की जो महिमा है, दक्षिण काशी नासिक को बोलते हैं, गोदावरी का पूजन किया, उसका पठन किया, उसको नमन किया, संकल्प किया। ये जो बातें है, युवाओं को संदेश देने के लिए नासिक में जब आते, तो हमको अगली पीढ़ी का कितनी चिंता है, कितनी पीढ़ियां बर्बाद हुई है ये हाइब्रिड सोच में जो परदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण करके हमको पहले 800 साल मुगलों ने, बाद में 200 साल अंग्रेजों ने हमारे संस्कृति के ऊपर आक्रमण करके हमारे संस्कृति को
एक अस्मिता को ठेस पहुंचाई और जितना डैमेज किया था, तो उसके उपरांत अभी जो जनता जागरूक हो चुकी है, 3 पीढ़ियां हमारी बर्बाद हो गई इस हाइब्रिड सोच में, और अब जाकर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता जागरूक हुई है। और इसका जो नतीजा है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को हाथ में लिया है, जिस तरह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया है, जिस तरह शंकराचार्य जी की समाधि को केदारनाथ में जिस तरह से उसका जीर्णोद्धार किया, जिस तरफ से काशी विश्वेश्वर का कॉरिडोर किया, जिस तरह से उज्जैन का किया, उसी तरह से यह करने के बाद जो हमारी सोच है बदलनी चाहिए। मानवीय व्यवहार के लिए भारतीय संस्कृति ही सबसे अच्छी है, ये दुनिया को भी अभी मालूम होते जा रहा है। और उसका प्रोत्साहन मोदी जी, सामाजिक जो जो बुराइयां आई है हमारी संस्कृति बागजों को जाकर, तो एक मैं आपको मुद्दा बोलता हूं, हम भारत को मां बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं, जननी बोलते हैं जी। और हम समाज में महिलाओं के प्रति जिस तरह से उनका सम्मान होने के लिए जैसा वातावरण बनना चाहिए, उसके लिए परसों के दिन कल मोदी जी ने युवाओं के संभाषण में बोला कि बुराइयां जो समाज, बहनों के ऊपर, माओ के ऊपर, महिलाओं का नाम लेकर जो गालियां दी जाती है उसे बंद होना चाहिए, उससे हमको दूर रहना चाहिए। कितना बड़ा संस्करण है हमारे महिलाओं के लिए, हमारे देवियों के लिए, बहनों के लिए। साहू साहब नहीं, मैं आपके मुद्दे पे आ रहा हूं। जब ये दुनिया में जो ये विचारधारा स्वीकारने जा रहे हैं, तो इसका नतीजा ये है कि 22 तारीख को पूरी दुनिया में हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। जबरदस्त। बिकॉज ये देखिए, मोदी साहब कह रहे हैं कि आप कांग्रेस ने लटकाया और मोदी जी ने सपना साकार कर दिया। वो अटल सेतु का उन्होंने उदाहरण दे दिया कि नेहरू के जमाने 1962 में सोचा था इसके बारे में, नरसिम्हा राव ने प्लान बनाया था, मनमोहन सिंह जी ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाया था, मगर किसी ने कुछ किया नहीं। टेंडर मंगाने के बाद भी 2016 में मैं आके उद्घाटन किया और 2024 में कंप्लीशन करके टोटल प्रोजेक्ट हाथ हैंड ओवर कर दिया। मोदी साहब का कहना है कि कांग्रेस ने लटकाया, हमने पूरा कर दिया। और वही कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, 27 साल लटकाए, 2 दिन में हमने कंप्लीट किया। राम मंदिर हो, 60 साल 70 साल लटकाए, हमने कंप्लीट किया। अटल सेतु का भी वही है। मगर कांग्रेस का कहना है 10 साल शोषण काल, 10 साल में सिर्फ शोषण ही हो गया। राहुल गांधी 10 साल में कुछ काम नहीं हो गया, शोषण ही हो गया लोगों का। और इस अन्याय के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहा है। और जो बेटी बचाओ जो आप बोल रहे थे, अब बोले बीजेपी मोदी साहब का बेटी बचाओ कैंपेन है, मगर मैं कहता हूं ये दोषी बचाओ कैंपेन है। दोषी बचाओ, दोष जो करते हैं उसको बचाते हैं बीजेपी। तो कैसे 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 आप साहू जी साहब? नहीं, अटल सेतु के बारे में जो आपने पहले बोला ये सही है। अटल सेतु एक एग्जाम्पल के रूप में आज कल उद्घाटन हुआ, इसलिए हम बोल रहे। लेकिन हर काम के लिए कांग्रेस ने जो जो काम किए नहीं, जो कांग्रेस ने करने चाहिए थे, वो हम तेजी से कर रहे हैं। ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लिए कोई भी काम होने दो। महिलाओं के लिए क्या, जब हमने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया और पहली बार पानीपत में राजस्थान से शुरुआत किया, जब हमारा महिलाओं का जन्म दर क्या था, बेटियों का 1000 से लेके 820 से लेके 900 तक था। आज 1000 पुरुषों के पीछे 1020 महिलाओं का जन्म दर है। ये हमारी सोच है। इसके लिए हमने प्रयास किए हैं, इसके लिए हमने वातावरण बनाया है। ये कोई नकारा नहीं जा सकता। इसके आंकड़े हैं, इसके प्रूफ है। ये है ना, ये एक ही बात नहीं है। एक मैटरनिटी लीव हमारी जो हो गई है, ये कितने दिन की बढ़ाई है हमने, सबको मालूम है। अब इससे पहले इतनी कोई चिंता नहीं। बच्चे के जन्म से लेकर आखिरी तक उसके जिंदगी में जहां जहां बदलाव होने जा रहे हैं, चाहे आरोग्य हो, चाहे शिक्षण हो, चाहे रोजगार हो, चाहे प्रवास हो, इसके लिए जो सारे एक मानव का कल्याण कैसा होना चाहिए, गरीबी का के भी कल्याण कैसा होना चाहिए, इसके चारों तरफ से सोचकर जो सरकार चल रही है, उसका नतीजा जन समर्थन हमको मिल रहा है। इस आखिरी में राजनीतिक दल को जनता का समर्थन है, ये बताने के लिए परिमाण क्या है, ये चुनाव होते हैं। अभी हमने जो राज्यों के चुनाव देखे, उसमें आपको ये मालूम हो गया कि विरोधी दल क्या कह रहे थे, वातावरण क्या था और आखिर में नतीजे क्या आए। इसको तो कोई नकारा नहीं जा सकता। दुरुस्त बात। इसलिए हम जो भी काम कर रहे हैं,
मोदी जी का सक्षम नेतृत्व है। भारत के बाहर पूरी दुनिया में मोदी जी ने भारत का ब्रांड एम्बेसडर बोल के जो काम किया है, ये सोचना पड़ेगा इसके बारे में। हमारी कितनी ऊंचाई बढ़ गई है पूरे फॉरेन में, दूसरे देश में। आज हमारी स्थिति क्या है, हमारे बारे में क्या सोच है। जो आपने चर्चा के शुरू में कहा कि 22 तारीख को जब हमारे यहाँ राम मंदिर हो रहा है, तो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इतने देशों में इसका हर्षोल्लास से स्वागत होने जा रहा है। आज जहां बाहर दूसरी देश में दूसरे धर्म का देश होने के बाद भी बावजूद वहां अपने मंदिर बनाए जा रहे हैं, और जहां भारत में आकर आक्रांता ने हमारे मंदिर तोड़कर जो उनके क्या विलनिश संस्कृति का जो हमको साक्षात्कार दिया था, तो जब हम ताकत में कम होंगे हमने सही लिया, हमारी जबकि मानसिकता अलग। लेकिन आज जब हम स्ट्रांग हुए हैं, मजबूत हुए हैं, तो ये हमारी अस्मिता अभी जाग उठी है और हमारी विचारधारा स्वीकारार्ह है। हमारी विचारधारा मानव कल्याण के लिए है। हम वसुधैव कुटुंबकम जानते हैं, इसलिए किसी को नीचा नहीं, किसी को ऊंचा नहीं, सबको समान अगर हमको समाज में चलना है तो हमको सांस्कृतिक विचारधारा को अपनाना पड़ेगा, और इसीलिए सभी मुद्दे लेकर चल रहे हैं। शरद पवार राजनीति किस लिए है? शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी आज भी कहा कि जो कालाराम मंदिर का जो पूरा प्लान था वो उद्धव ठाकरे जी का था पहले। वो बीजेपी वालों ने मोदी साहब को लाके उधर पूजा पाठ वो सब करा दिया, बोले कि हम सोचे थे इसके पहले। अभी और आपने क्या आगे जाके उनका वेदना जिक्र कर रहा है कि पार्टी चोरी कर दिया आपने, बाप को भी चोरी कर दिया, और ऑर्डर भी स्टैम्प करके बोल दिया कि ये एकनाथ शिंदे जी का ही है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो ये न्याय नहीं अन्याय है। ये उद्धव ठाकरे जी का वेदना कैसे आप संबोधित करोगे? नहीं, बात ऐसी है, अभी उनकी ये वेदना होना कोई ये भी बात उचित नहीं है। सही बोला तो मैं नासिक में रहता हूं, मैंने नासिक के सामाजिक जीवन में 50 साल बिताए हैं। उद्धव ठाकरे जी ने कालाराम मंदिर के बारे में इससे पहले कभी सोचा नहीं। इतनी अगर उनको सोच थी तो उनका सरकार था ना, उनके 2.5 साल मुख्यमंत्री होते हुए उनको नासिक के कालाराम मंदिर की याद क्यों नहीं आई? अभी क्यों आ रही है? जब पंढरपुर में जाते हैं उद्धव जी, उनका जरा इतिहास पढ़िए आप। वहां जो विट्ठल जी को दर्शन करने गए थे, वहां के पंडित उनको तिलक लगा रहे थे, उनको तिलक लगाने नहीं दिया उद्धव ठाकरे जी ने। भूल गए नहीं, ये लोग भूलेंगे नहीं। क्या अस्मिता की बात करते, क्या श्रद्धा की बात करते हैं? राम क्या कोई राजनीति का विषय है? राम है जीने का विषय है, श्वास है हमारा। लेकिन एक चीज तो है लक्ष्मण आगे साहब, क्या अभी सर सौजी साहब, लक्ष्मण सौजी साहब, एक चीज तो है, आप कहते हैं कि राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन राजनीति का विषय तो है साहब। 2 सीट से 303 सीट लाने वाले आपको श्री राम ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 303 से 400 पर भी राम लेके जाएंगे। हम अच्छे काम करेंगे तो राम हमारे साथ है जी। हम अच्छे काम करेंगे तो राम हमारे साथ है जी। हम राम रक्षा, हनुमान चालीसा, हनुमान मारुति स्तोत्र दिन और शाम को, सुबह और शाम को 2 समय पढ़ने वाले लोग हैं जी। उद्धव ठाकरे जी ने एक बार राम रक्षा पढ़ने तो उनको पूरा आता है क्या? पूछो। मगर 22 तारीख को उद्धव जी उधर आने वाले थे कालाराम मंदिर में, बोले कि मैं यहीं से आरती करूंगा, यहीं से पूजा पाठ करूंगा। उससे पहले आप मोदी जी को लेके आए और पूरे नहीं, लेकिन वो नासिक में क्या हर गांव में जाने के बाद मंदिर में जा सकते हैं ना? उनको किसने रोका है? हर गांव जब जाते हैं तो मंदिर में जा सकते हैं, वहां भी पूजन कर सकते हैं जी। उनको किसने मना किया है? जब श्रद्धा का विषय तो है। अभी जो राम नहीं है बोलते हैं, वो सोनिया गांधी के तलवे चाट कर मुख्यमंत्री बने, उनको क्यों नहीं उपदेश देते? ये राम मंदिर नहीं है बोलने के लिए जब 30-32 वकील लगाए जो कांग्रेस ने, वो कांग्रेस के साथ
उनका गुलामगिरी का उनके पास हाजी हाजी बोल के जाकर मुख्यमंत्री बने, ये राम ने उनको सुबुद्धि दी क्या? ऐसा नहीं है। अगर राम की श्रद्धा होती तो सोनिया गांधी के साथ में वो कभी सरकार नहीं बनाते। बाला साहब ठाकरे ने जो 10 बार बोला था मैं मेरी शिवसेना बंद कर दूंगा, लेकिन सोनिया के साथ में नहीं जाएंगे हम। पिताजी का जो वचन था वो तुड़वा कर, पिताजी की जज्बात को पूरे समुद्र में डुबाकर खुद के स्वार्थ के लिए सोनिया गांधी के साथ सरकार बनाना, और ये हमको बोलते हैं राम के बारे में। ये नौटंकी क्या काम की? मोदी जी तो क्या फिर नासिक के राम मंदिर में नहीं गए? जहां भी जाते हैं मंदिर में जाते हैं, केदारनाथ में गए, उज्जैन में गए, काशी में गए, जो भी जिधर भी जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं। ये क्या उद्धव ठाकरे जैसे चुनाव आया इसलिए मंदिर में जाने वाले मोदी जी नहीं है? मोदी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे और प्रधानमंत्री नहीं थे, जब भी मंदिर में जाते थे, उनकी योग साधना देखिए आप, उनकी योग साधना पहले कैसी हुई है। मोदी जी, योगी जी का तो नाम योगी जी है, बात है, योगी जी तो उस है पंथ के, लेकिन मोदी जी भी जब राजनीति में नहीं, पहले योगी है। लेकिन इसलिए लक्ष्मण साहू जी ये साहब, सिर्फ सत्ता के भोगी नहीं है उद्धव ठाकरे जैसे, लक्ष्मण साहू ये जी फर्क है। साहब, इसलिए मोदी जी के साथ तुलना करना ये हो ही नहीं सकता उनका। लक्ष्मण साहू जी साहब, 1000 से ज्यादा ऐसे स्थल हैं जहां पर श्री राम के पैर पड़े। हर जगह पर विश्व हिंदू परिषद, हर जगह पर बड़ी भव्य यात्रा निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, महाआरती होगी, हर घर के अंदर राम दीप जलेगा, हम भी जलाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसके बाद 400 का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार होगा लोकसभा में। नहीं, बात ऐसी है, आप दो विषय एकत्र कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का काम कर रही है जी, विश्व हिंदू परिषद चुनाव नहीं लड़ती है जी, भाजपा, दुरुस्त बात। भाजपा चुनाव लड़ती है राजनीतिक क्षेत्र में। सब जब हमने डेवलपमेंट किए हैं सब क्षेत्र में, उसके साथ साथ राम मंदिर भी बनाए, उसके साथ साथ जो राम मंदिर बनाने वाले हैं उनके पीछे समर्थन में हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो कितनी सीटें जनता आने का वाली? एजेंडा लेकर जब चलिए हम चलिए, चलते ठीक है, हैं तो आपकी बात इसलिए मान हम लेते। 400 पार करेंगे। 400 पार, हाँ, चलिए, ये ये नियत तो हमारी बात बहुत अपना ये कमिटमेंट है पहले से। 400 प्लस। हमारे आपके साथ जब बात करते हैं जी, आफ्टर G20 जो हमारी दुनिया में जो परिस्थिति हुई है, दूसरे देशों के साथ रिश्ता, दूसरे देशों के साथ व्यवहार, हमारा निर्यात, हमारी यहाँ की प्रतिष्ठा, उस वक्त हमने बोला है आफ्टर G20, हमने बोला है आफ्टर G20 400 पार हम करेंगे। राम मंदिर का मुद्दा तो अभी है, प्राण प्रतिष्ठा अभी हो रही है। जी, दुरुस्त बात। आप पहले से और ये मोदी साहब ने और जिक्र किया कि हमारे नियत, हमारी नीति, हमारे निष्ठा एकदम देश के विकास के लिए, मोदी साहब ने कल बताया। और आगे जाके बोले कि जहां मैं जाता हूं मैं 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट अनाउंस करता हूं, मगर पिछले सरकार जहां भी उनका संबोधन होता है तो उनका बोला 1000 करोड़ का घपला, 1000 करोड़ को घपला, और मैं 1000 करोड़ का फायदा करके देता हूं देश को, प्रोजेक्ट करके देता हूं देश को। अभी आगे जाके जो उन्होंने कहा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाऊंगा, ये मेरा संकल्प है, मोदी गारंटी है। तो इस पे आप थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी मोदी जी का प्लान है आगे जाके, तो ये बहुत जबरदस्त प्लान है, पूरे महिलाओं को एक जबरदस्त उठाने वाली बात है। नहीं साहब, इसमें बात ऐसी है कि हमारी सरकार जब से आई है, महिला जो भी हमारी योजनाएं हुई है, अभी जनधन योजना है, जनधन योजना का जो फायदा हुआ उसमें महिलाओं का ज्यादा फायदा हुआ है। मुद्रा लोन का जो प्रकरण हुई है उसमें भी महिलाओं को लाभ अच्छी तरह से हुआ है, सुकन्या समृद्धि योजना में हुआ है, मैटरनिटी में हुआ है, और बेटी उज्ज्वला में हो गया, हर चीज में हो गया, जन्म के साथ लेकर उसके शादी तक उसको मदद करने के ऐलान हुआ है। जो जो महिलाओं के लिए योजना है, स्टैंड अप के लिए जो भी योजना बनी, उसमें भी कई महिलाओं को बड़े आंकड़े पर लाभ हुआ है। तो ये सभी मात्रा में
महिलाओं के तरफ देखने का नजरिया बदलना चाहिए डेवलपमेंट के विचार डिजिटल जमाने में। इसलिए पूरी तरीके से ध्यान दिया गया है। ये सिर्फ चुनाव के लिए या कोई यह विषय नहीं है। हमको सामाजिक अभिसरण प्रक्रिया में सबको साथ लेना है और महिलाओं के प्रति जो इससे पहले सरकारों की सिर्फ वोट की राजनीति देखकर होता था, तो हमने समाज के बाहर जाकर भी हमने 3 तलाक का जब मुद्दा लिया तो हमारे मुस्लिम बहनों के साथ जो अत्याचार होता था, उनके साथ जो अन्याय होता था, उसके लिए भी सोचा है। दुरुस्त बात। लेकिन यहां पर सऊदी साहब, लक्ष्मण सऊदी साहब, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने ये इशू रेज किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि एक मुस्लिम डेलीगेशन अभी मिली थी नरेंद्र मोदी जी से। ये सब लोग अलग अलग जितने दरगाह हैं हिंदुस्तान में वहां से थे, ज्यादातर लोग अजमेर शरीफ से थे। मोदी जी ने ख्वाजा साहब की दरगाह पर एक चादर चढ़ाने के लिए एक चादर उनको भेंट दी, और साथ में जितने भी सूफी दरगाह हैं ना साहब पूरे हिंदुस्तान में, उन्होंने ये वादा किया है कि 22 जनवरी को वो भी राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में हर दरगाह में दीप जलाएंगे, दिया जलाएंगे। ये ऐसा हर एक ने कहा है। इसके बारे में कुछ कहेंगे सर आप? ये भी बात से क्या है साहब, हमको अगर देश की उन्नति करनी है जी, हमको देश आगे ले जाना है, तो सबके साथ हमने कोई भी योजना हमने हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग नहीं बनाई है। करेक्ट। जो भारतीय है सबको एक साथ में लेकर जाने का। लेकिन भारत का जो जनमानस है, भारतीय जो संस्कृति है, गुलाम नबी आजाद ने अभी कहा कि हमारे पूर्वज हिंदू थे जी। ये परिणाम किसका है? ये जो देश में वातावरण बना, एक सक्षम नेतृत्व बना, और जो बदलाव दिखाई दे रहा है कश्मीर के बारे में, जो हमने तय किया, जो सोचा, और जो डेवलपमेंट हो रही है, उधर का आतंकवाद का माहौल जब कम हो गया, उद्योग बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में बढ़ाई हो रही है, और ये जो बदलाव जो आ रहा है, और ये बदलाव सिर्फ ये वहां के राजनीति करने वाले लोगों ने सिर्फ गलत रास्ते से कश्मीर को लेके गए जनमानस को, और मोदी जी ने कश्मीर के जनमानस को राष्ट्रीय विचारधारा में लाने के लिए जो वहां प्रयास किए हैं, जो डेवलपमेंट किए हैं, उसके लिए ये सबको सोचना पड़ेगा। हमको भारत के मुसलमान जितने सम्मान से भारत में है, भारत के बाहर कहीं भी नहीं है। ये सोचना ही पड़ेगा। इसके बारे में बहुत लोग सोच रहे हैं, और उनका धर्म मत मानो, ऐसा किसी ने बोला नहीं है जी। लेकिन धर्म में जो बुराइयां है, धर्म के आड़े हुए, धर्म का सबूर ढाल बनाकर, धर्म का आधार बनाकर जो गलत रास्ते अपनाते हैं, क्या आतंकवाद के नाम पर जो चलते हैं, उनके धर्म के नाम पर नहीं चलते हैं, ये गलत है। इसलिए आतंकवाद का जिनका नुकसान हुआ है, वो लोग सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो मोदी जी ने कदम उठाए, मोदी जी ने जो प्रयास किए डेवलपमेंट के लिए, उसके साथ सब समाज उनके साथ आने के लिए तैयार है, उसका ये परिमाण है। आप उद्धव ठाकरे जी नासिक में आ रहे 23 तारीख को, 22 तारीख को कालाराम मंदिर, और फिर वहां पर गोदावरी आरती शाम को करेंगे। 23 तारीख को शायद शिविर है, बहुत बड़ा शिविर, वहां जाहिर सभा होगा, नासिक में करने वाले हैं। तो ये सब कार्यक्रम तय है नासिक का उनका। और उन्होंने आगे जाके कहा कि कल प्रधानमंत्री जी मोदी साहब बोल रहे थे कि परिवारवाद, बोले कि आपके ही सीएम जो हमारे तरफ से गए हैं एकनाथ शिंदे जी, उनके परिवारवाद के बारे में कुछ बोलिए, उनके परिवारवाद खत्म कीजिए, उनके परिवारवाद को आप क्यों बढ़ावा देते हो? तो कहीं ना कहीं आपको भी जवाब देना पड़ेगा सावजी साहब कि परिवारवाद को खत्म करने वाली बात हो रहा, मगर यहां पर भी परिवारवाद थोड़ा है। नहीं साहब, इसमें बात ऐसी है, परिवारवाद सिर्फ लफ्ज पकड़ के हमको नहीं चलेगा। परिवारवाद का गलत मतलब निकालकर परिवारवाद सिर्फ पिताजी के नाम पर बेटा, ये नहीं चलेगा। बेटा अगर कर्तव्यगार है और उसका राजनीति में उसकी सोच है, कुछ स्टडी है, मेहनत है,
तो कोई भी आगे जा सकता है। उद्धव ठाकरे का बेटा है, इसलिए आदित्य ठाकरे को 60 साल के बूढ़े ने जाके पैर छूना, नमस्कार करना, यह गलत है। जी, लेकिन कितने नेता ऐसे बताओ मैं उनको। जी, लेकिन ये सोचना पड़ेगा। लक्ष्मण साहू जी साहब, देखिए साहब, अब ये परिवारवाद के ऊपर तो बहुत बड़ी बहस हो सकती है, आगे जाकर के बहुत बड़ी बहस हो सकती है इसके ऊपर, तो मतलब हो सकती है। हाँ, 1936 से और लेकर आज तक। साहब इसमें एक बात ऐसी है जी, उद्धव जी नासिक में आते हैं, उनके दल के लिए आएंगे, उनके अधिवेशन के लिए आएंगे और राम मंदिर जाएंगे, करना चाहिए ना, उसमें गलत क्या है? उसके लिए कोई हमारा कोई उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं है। हर एक कोई चाहेगा, हर एक कोई चाहेगा, हम भी चाहेंगे, ऐसी को बात हाँ बराबर। हमारे कुंभ मेले में हमारे करोड़ों लोग नासिक में आते हैं दर्शन के लिए, स्नान करने के लिए। हम भी जाएंगे। अभी 2027 में जब कुंभ है, प्रदीप जी और मैं भी जा रहे हैं। रोज हमारे नासिक में और त्र्यंबकेश्वर में इतने श्रद्धालु आते हैं। अभी 23 तारीख को एक श्रद्धालु और उद्धव जी आएंगे, तो आपको क्या बुरा लगेगा? लेकिन लक्ष्मण साहू जी साहब, यहां पर कुछ और मैं पूछने वाला हूं आपसे, ये आखिरी सवाल है, हो सकता है कि आप इसको हंसी में ले लें। आज इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा, उसमें 2 लोग नहीं आए थे, 2 लोग थे जो नहीं आए। एक ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि भाई मुझे बहुत काम है, ये इन सब काम के लिए मेरे पास काम नहीं है। दूसरे उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी भी इंडिया अलायंस की वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आज नहीं थे। तो क्या सुबह का भूला घर वापस आ रहे हैं क्या? मतलब ऐसा कुछ है? ऐसा है, उनको एक बार पूछना पड़ेगा वो क्यों नहीं गए। जी, जितना सम्मान भाजपा में था 25 साल, उतना सम्मान वहां मिलता नहीं होगा शायद। क्यों नहीं गए ये देखना पड़ेगा ना, वजह क्या है न जाने की। बात ऐसी है साहब, राजनीति ये कोई इतना आसान बात नहीं रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। लोगों का विश्वास बहुत संपादन करना पड़ता है जी। कार्यकर्ता, नेता सबके साथ जोड़ना, संगठन जोड़ना, ये आसान बात नहीं है। हम चुनाव के अलावा हमारा संगठन 365 दिन चलता है, इसलिए हमारा संगठन चलता है। हमारा एक भी दिन ही खाली नहीं है, कोई ना कोई सामाजिक काम में जुटा हुआ संगठन 365 दिन है। ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है। ये मुख्यमंत्री होने के लिए भाजपा नहीं है, सिचुएशन में जब आता है आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने के लिए शिवसेना थी, ऐसा उनको लगता होगा, किसी भी तरीके से बन जाएंगे। देखो जनता भूली नहीं है, महाराष्ट्र में जो हमारे साथ जो धोखा हुआ है भाजपा के साथ, उद्धव जी ठाकरे ने जो धोखा दिया है वो महाराष्ट्रियन आदमी कोई भी भूल नहीं सकता है। जिनको जनता ने लताड़ा था, शरद पवार जी को नकारा था, सोनिया गांधी जी को नकारा था, और उनको जिनको जनता ने नकारा था, उनके साथ उद्धव जी जाके अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो जनता भूलेगी कैसे? और उसके बावजूद जो हमारे डेवलपमेंट एक काम चालू है, केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, जी दुरुस्त बात, ये जो डेवलपमेंट है हम सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है जी। ये कोई इसके ऊपर कोई अनदेखा नहीं कर सकता। और हमारे जो मंत्री है महाराष्ट्र के गिरीश जी महाजन, उन्होंने बताया है सबको, अभी आने दो ना चुनाव में, आगे चुनाव बोलते ना, एक भी सीट उद्धव जी ठाकरे की महाराष्ट्र में चुनकर नहीं आएंगे, एक भी नहीं आएगी, दावे के एक भी सीट नहीं आएगी, एक सांसद नहीं बनेगा शिवसेना का उद्धव ठाकरे जी का। ये जोर के साथ बोला, ये किस तरह से बोला है? हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं उनसे, देखिए समाज में उनकी परिचय क्या है उनको देखना पड़ेगा। राइट, थैंक यू सो मच सर। साहू जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत मजा आता है आपके साथ बात करके। आपने पूरी जिंदगी संघ को दे दी, पहले भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अब भारतीय जनता पार्टी। क्या लॉयल्टी का जहां तक प्रश्न है, कोई वो आपसे सीखे, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार, धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, भारत जय माता की भवानी, जय। जय शिवाजी, जय भवानी, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय सिया राम सर, हर हर महादेव,
हर हर महादेव। इससे पहले मीटिंग में सिर्फ प्रदीप जी थे। यस यस जी बजाज साहब जब दिल्ली चले गए सर, मैं दिल्ली में था, गडकरी साहब के मैं जरा दिल्ली में था सर, दिल्ली में। आप कभी श्रद्धालु बनकर नासिक त्र्यंबकेश्वर आइए, मैं आता हूं सर, मैं आता मेरा निमंत्रण है आपको। मैं आता हूं सर, पहले सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। थैंक यू, बिल्कुल, नमस्कार सर। धन्यवाद। Always a pleasure. Always a pleasure talking to Mr. He's very well informed sir. about everything that's concerned. ऐसा नहीं है, हर जितने कार्यक्रम होते हैं he knows it by heart. Yes. जितने मोदी साहब के प्लान है, जितने गरीब कल्याण योजना है, जितने उनको पाठ है पूरे टोटल। सर आरएसएस के हैं, संघ के हैं, और संघ की मुझे तो पूर्ण विश्वास है, संघ की जो 3 के 4 परीक्षाएं होती हैं संघ के वर्कर्स की, इन्होंने सब पास करी होंगी, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती। आई डोंट नो वेदर पीपल नो अबाउट दिस। आरएसएस का मतलब ये नहीं कि आप आरएसएस ने आपने ज्वाइन कर ली और सुबह शाखा में चले गए, उसके बाद यू हैव टू सिट फॉर एन एग्जाम। प्रॉपरली एक एग्जाम होता है, उसके बाद दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, चौथा होता है, ऐसे संघ चलता है आगे। ऐसे नहीं होता है कि मतलब दैट यू गो देयर फॉर अ पिकनिक नहीं होता है। और उसके बाद क्या है प्रदीप जी, आप तो खैर एसोसिएटेड रहे ही हैं उनके साथ, आगे जाकर के समाज सेवा में भी आपको घर बार भूल करके जाकर के काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यू नो जस्ट बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ द संघ दैट यू विल हैव अ पिकनिक, डजंट वर्क लाइक दैट। They don't have picnics. Yes, Their picnics are hard work. their picnics are in every disaster zone. Yes, going there and helping the people. The RSS workers, the स्वयं सेवक are the first to reach and last to leave. Yes, yes. यूजुअली जहाँ पर भी कोई बाढ़ आती है, खुद ही खाना बनाओ और खाना लेके वहाँ पर लेके जहाँ पर भी कोई भूकंप आता है, कोई आग लगती है, कुछ होती है, सबसे पहले संघ के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और आखिरी शख्स होते हैं वो जो वहां से निकलते हैं यूजुअली। I've seen that myself, I've covered it, I've reported on it, Pradeep ji has lived through it. We all know what the RSS is. Right, and at the moment that is just about it as far as tonight's show is concerned. आप सब लोग उनको हैप्पी लोहड़ी की बहुत शुभकामनाएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साहब, अरे बार बोल रहा हूँ यार, सब्सक्राइब करो ना, एक बटन प्रेस करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कीजिए। एंड लाइक इट एंड शेयर इट इफ यू फील लाइक इट, बट डू सेंड इन योर कमेंट्स। अपने कमेंट्स जरूर भेजें, अपने रिस्पॉन्सेज जरूर भेजें। आपके कमेंट्स पढ़ने में जो मजा आता है पूरे शो में मजा नहीं आता था। सो लेट्स सी व्हाट आर द कमेंट्स दैट वी हैव गॉट सम, लेट्स टेक अ लुक। देखें जरा कमेंट दिखाएं। न्याय यात्रा ये है, प्रदीप जी के साथ थे। I was not here on that day. गोधरा हत्यारे किसका विकास करेंगे? 70% हिंदू रेपिस्ट आर सिटिंग इन मोदीज विधानसभा। हेलन करवालो 4999, so she says. Doesn't seem to like Mr. Modi. Yes, it doesn't. Again, I think it's the same show. Yes. चुनाव का चोरी मुबारक, सत्यमेव जयते का झूठा स्लोगन बंद करो। अगेन हेलेन करवालो 4999. She really seems to have got Involved in the project. riled up. Yeah. I hope it is not Helen Carvalho again. Is it? Can we see it again, please? It is. Oh God. Jumla Langot ko Mubarak ho. Do we have anybody else, or do we have? Is this a Helen Carvalho special? I remember Joaquim Carvalho. I think it will be Helen Carvalho again. Again. Oh God. BJP rapist. Wow. Oh God. Oh She God. got hanged on to this show. This is the fourth. Yes. This is the fourth response she has sent. Aditya Alban success. Again, I was not here this day. Yes, yes. Let's take a look. Abhinandan, Abhyas Purn debate. Brahmagiri Herbals 9030. For Mr. Brahmagiri Herbals. Oh, yes, yes. वाह जी वाह। This is from Mr. Lakshman Sahuji. कोई कंपनी वाला लिख रहा है। राज ठाकरे slams politicians. Useless. QWERTY 20231. QWERTY is usually a keyboard. That's what QWERTY is. I don't really know why they have the QWERTY keyboard anymore. 3.15 crore students, 17,000 crores. पाके का गावत की वजह से इंडिया की इतिहाने बर्बाद हो गया। क्या हो गया? इंडिया बर्बाद हो गया। चलिए VGN 3590, तो आपने इंडिया को बर्बाद कर दिया जी। चलिए
Salman Khan, Shraddha Kapoor, and other B-town celebrities support PM Modi's, I think must be about the Lakshadweep initiative, if I'm not mistaken. Can we take a look, please? Shraddha. Oh, is this somebody who Loves Shraddha. who loves Shraddha Kapoor? Yai from Machan. Yai from Machan. 197. Machan or Machan? Chaliye. Raj Thackeray slams politicians. Can we go on? Not factual. Court order open Ram Temple. Not Rajiv Gandhi. Chandrasekhar R. Right. And now I've heard everything. If you believe that, you believe anything. Thank you so much. That is just about it. Well, that's just about it for the show tonight. Once again, felicitations, best wishes on Lodi, on Pongal, on what Makar else is there? Sankranti tomorrow. Makar Sankranti. Yes, yes. And all kind of. The sun entering, as you said, the sun is entering Capricorn, and the That's whole right. world is rejoicing. Festival- Everyone believes in astrology. Festival of the undefeated sun. Yes, sir. Exactly. That's it. Even the Greeks celebrate the same thing. I hope they do it now, but they haven't done it in the Sun Temple in Greece for a long, long time. But in any event, we do it. We followed our traditions. The Greeks forgot who they were. The rest of the world forgot who they were. We haven't. That's why India is India. That's why we are India. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. जय सिया राम, हर जय हर सिया राम. महादेव. Har Har Mahadev.